दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखिए, दूरी और विस्थापन ये दो टॉपिक हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जाता है, न्यूमेरिकल भी आते हैं और इसका उपयोग करके आप फिजिक्स तो पढ़ ही रहे हैं, इसका उपयोग आप फिजिक्स में तो कर ही रहे हैं और साथ साथ रीजनिंग में भी करेंगे। इसका उपयोग रीजनिंग में दिशा और दूरी के चैप्टर में करेंगे, दिशा और दूरी के चैप्टर में। तो आपको हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग है, जो हम आज पढ़ेंगे दिशा और दूरी और विस्थापन। तो दोस्तों दूरी और विस्थापन से संबंधित कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं या इनकी मदद से या इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करके हम इसको कहाँ कहाँ क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमें समझना है दूरी की बात करें, डिस्टेंस की बात करें तो दूरी कही जाएगी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच जो रास्ता तय किया गया। एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है, हमें ए से बी तक पहुंचने में जो रास्ता तय करना पड़ा उस रास्ते की कुल लंबाई, रास्ते की कुल लंबाई, तय किए गए रास्ते की, लिख देंगे तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई, दो बिंदुओं के बीच उस रास्ते को, यानी यहां से यहां तक पहुंचने में जैसे जैसे गया, कोई व्यक्ति ऐसे घूम करके गया है यहां तक, तो ये पूरी दूरी जो होगी, ये पूरी लंबाई जो होगी वही क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। ठीक है, तो और भी चीजें समझ सकते हैं, जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो आप ए से बी तक पहुंचने में ऐसे भी पहुंच सकते हो, ऐसे भी पहुंच सकते हो, या ऐसे, या फिर ऐसे, या कहीं से घूम घाम के फिर से आकर के यहां आप पहुंच सकते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ए से बी तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं, ए से बी तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं, तो आपका आंसर होगा अनंत रास्ते। कितने रास्ते होंगे, अनंत रास्ते, इनफाइनाइट होंगे। यहां से यहां तक जाने के आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, आप कहीं से भी जा सकते हो, खूब घूम फिर के आओ और फिर यहां आओ। तो ए से बी तक या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने के कितने रास्ते होंगे, वो अनंत होगा। ठीक है, अब ये जितने भी रास्ते हैं ये सभी ही दूरी होंगी, ये सभी ही दूरी कहलाएंगी। यहां से यहां तक पहुंचने में आप जितनी लंबाई चल रहे हैं, किसी रास्ते से कम चले होंगे, किसी रास्ते से ज्यादा चले होंगे, किसी रास्ते से और ज्यादा चले होंगे, तो ये हर रास्ते की लंबाई दूरी कहलाएगी। इतनी बात क्लियर आपको, विस्थापन समझते हैं। अब एक चीज और समझ लें, दूरी में हमें यह मैटर नहीं करता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, आपको यहां से यहां जाना है, आप इधर ना जा करके आप कहीं और जाओ, फिर जाओ, फिर जाओ ऐसे, या फिर आप कहीं और से घूमते फिरते आओ, कैसे भी आओ। कहने का मतलब इसमें दिशा का कोई रोल नहीं होता, आप किसी भी दिशा में घूम फिर के पहले आप पीछे आ जाओ, फिर आगे जाओ और फिर यहां पहुंचो, ये भी आपकी दूरी कहलाएगी। फिर विस्थापन में अगर हम समझें तो विस्थापन क्या है, देखिए अगर हम विस्थापन की बात करें तो रास्ते की कुल लंबाई आपकी दूरी थी। विस्थापन की बात करें तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु, या इसको हम प्रारंभिक बिंदु सोर्स और डेस्टिनेशन, या प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु भी कहते हैं। एक बिंदु, दूसरा बिंदु, या प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु, सोर्स या डेस्टिनेशन। तो बिंदु ए से बिंदु बी तक, या एक बिंदु से दूसरे बिंदु, या प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक पहुंचने में जो सबसे छोटा रास्ता, पहुंचने में जो सबसे छोटा रास्ता होगा, यहां तक पहुंचने के लिए ए से बी तक में जो सबसे छोटा पथ होगा, जो सबसे छोटा रास्ता होगा, वही विस्थापन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। मतलब ये कि ए से बी तक अगर ये x मीटर होगा
तो और किसी भी माध्यम से जाएंगे, कोई भी तरीका और भी होगा ए से बी तक पहुंचने का, तो वो x मीटर से छोटा नहीं होगा, वो x या x से बड़ा, x तो यही हो जाएगा, अगर आप कोई और रास्ता अगर फॉलो करते हैं तो वो x से बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब ये हो गया। तो एक चीज तो हम ये समझ गए कि हमने दूरी की बात की और विस्थापन की बात की, तो दोनों में एक ये निकल के आएगा निष्कर्ष, हमने बताया कि दूरी किसी भी दिशा में जाई जा सकती है, आप किसी भी दिशा में चल सकते हैं। आप यहां से हम ऊपर बना दिए फिगर, आप नीचे आते फिर बी पे पहुंचते, लेकिन ए से बी तक जाने का एक ही रास्ता है। अगर आप ए से चलना शुरू करते तो इसी डायरेक्शन में आपको चलना होगा। अगर ये डायरेक्शन थोड़ी सी भी चेंज होगी तो जो x मीटर है वो x मीटर ना होकर के बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ दिशा फिक्स है कि आपको इसी डायरेक्शन में ही मूव करना है, तभी ये शॉर्टेस्ट पाथ आपको मिलेगा, तभी ये शॉर्टेस्ट पाथ आपको मिलेगा। तो हम ये कह रहे हैं जो x मीटर प्राप्त हुआ है ये सिंगल मान है, ये इकलौता मान है। इसके अलावा जो भी मान प्राप्त होंगे यहां से यहां तक पहुंचने के, जो भी लंबाई प्राप्त होगी वो x से सदैव बड़ी होगी। तो अगर हम दूरी की बात करें तो सबसे पहली बात ये कि इसमें दिशा का रोल नहीं है, इसमें दिशा का रोल नहीं है, दिशा का रोल नहीं है। विस्थापन में दिशा जरूरी है, दिशा का ज्ञान होना जरूरी है, दिशा पता होनी चाहिए। इसका मतलब ये जिसमें दिशा होती है उसको आप सदिश राशि कहते हैं, जिसमें दिशा होती है उसको आप सदिश कहते हैं, जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती उसको अदिश कहते हैं। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि दूरी जो है वो अदिश है और विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। ठीक है, जिसमें दिशा की आवश्यकता हो सदिश राशि है। तो आपको हमने बताया कि दूरी यहां से यहां तक ए से बी तक पहुंचने के अनंत रास्ते हो सकते हैं, यानी कि ये जो दूरी है वो कई रास्तों से ट्रेवल की जा सकती है, दूरी कई रास्तों से ट्रेवल की जा सकती है, जबकि विस्थापन केवल एक रास्ते से। जो ये यहां लिख रहा हूं एक पॉइंट, दूसरा आपको इस तरफ हमने दूरी लिख दिया और इस तरफ विस्थापन। तो एक तो हमने बता दिया ये अदिश है, दूसरा सदिश है। फिर हमने क्या कहा, दूरी के अनेक रास्ते होंगे, अनेक रास्ते, जबकि इसके लिए एक रास्ता होगा, केवल एक रास्ता होगा। विस्थापन में केवल एक रास्ता आपके पास होगा, उसके अतिरिक्त कोई और रास्ता नहीं होगा, जो आपका सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा। फिर दूसरी बात, अगर हम अगली बात कहें, यहां से दूरी की हम बात कर रहे हैं, तो हमने देखा क्या कि दूरी और विस्थापन यदि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहे हैं तो ये x रहा होगा, तो इसके अतिरिक्त हमने बताया कि जो भी रास्ता होगा वो x से बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये कहेंगे कि ये अगर विस्थापन है, ये अगर विस्थापन है तो सबसे छोटा होगा, तो इसका मतलब ये छोटा होगा और ये बड़ा हो जाएगा, है ना। हम ये कहेंगे कि यही रास्ता है और अगर वो ऐसे गया है तो ये वाला रास्ता आपका दूरी कहलाएगा और ये वाला रास्ता विस्थापन कहलाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि विस्थापन छोटा है और दूरी बड़ी है। वो कहीं और से घूम के गया होता तो भी दूरी बड़ी आती। अब इससे छोटा, x से छोटा तो कोई रास्ता है नहीं, तो x जो है वो छोटा, यानी विस्थापन छोटा है, तो ये हो गया निशान आपका छोटे का। विस्थापन छोटा है और दूरी बड़ी, तो विस्थापन छोटा होगा, दूरी बड़ी होगी। और अगर हम ये कहें कि यही रास्ता दूरी भी है और यही रास्ता विस्थापन भी है, अगर दोनों ही विस्थापन और दूरी को मेंशन कर सकते हैं, दोनों ही एक ही ये लाइन जो है वो दूरी को भी बता सकती है और विस्थापन को भी। तो हम क्या कह सकते हैं कि दूरी और विस्थापन दोनों बराबर भी हो सकते हैं। तो इसको चाहे तो अलग अलग लिख लें इसको हम कि दूरी बराबर विस्थापन। तो ये दोनों कभी ऐसा हो सकता है, कभी ऐसा हो सकता है। तो दोनों बातों को एक बार में अगर हम लिखना चाहें तो दूरी बड़ी हो सकती है या बराबर होगी किसके, विस्थापन के। किसके, विस्थापन के। दूरी, इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, दूरी सदैव बड़ी होगी
अथवा बराबर होगी किसके, विस्थापन के। इसका कहने का मतलब ये भी आप समझ सकते हैं कि विस्थापन हमेशा छोटा होगा दूरी से अथवा इसके बराबर होगा। दूसरा निष्कर्ष आप क्या निकाल सकते हैं कि विस्थापन कभी बड़ा नहीं होगा किससे, दूरी से, यानी विस्थापन कभी ज्यादा नहीं हो सकता किससे, दूरी से। ठीक है, तो ये बात हम यहां कह सकते हैं कि जो दूरी होती है वो बड़ी या बराबर होती है किसके, विस्थापन के, जबकि ये विस्थापन छोटा या बराबर हो सकता है किसके, दूरी के। दूरी से छोटा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है। अब और भी बातें समझें आप, हम इससे क्या निकाल सकते हैं निष्कर्ष। हम विस्थापन की बात कर रहे हैं, तो विस्थापन एक बिंदु से दूसरे बिंदु का जो सबसे छोटा पाथ होगा, जो सबसे छोटा रास्ता होगा, वही क्या होगा, विस्थापन। अब आप बात ध्यान दें, विस्थापन शून्य हो सकता है। विस्थापन क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, और क्या हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, कुछ भी हो सकता है। जबकि दूरी कैसी होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। दूरी सदैव कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आप यहां से यहां तक चलते हैं, तो यहां से अगर हम 10 मीटर चलते हैं इस डायरेक्शन में ए से बी तक, तो ए से बी तक ये आपका अगर ये दूरी ही हुआ तो ये यहां से यहां तक जाया 10 मीटर ये दिखाएगा। ये किसी भी दिशा में गया हो, दिशा से मतलब तो था नहीं, तो ये पॉजिटिव होगा। दूरी किसी भी दिशा में चली गई हो। विस्थापन आपका जिस डायरेक्शन में, अगर वो कहता है कि पूर्व की ओर चलना है, तो विस्थापन आपका पॉजिटिव होगा। और अगर आप पूर्व में चलना था और चले गए आप उतना ही, x मीटर आपको पूर्व में चलना था और x मीटर अगर आप चले आए वेस्ट में, पश्चिम में, तो ये आपका विस्थापन ऋणात्मक कहलाएगा। ये विस्थापन आपका ऋणात्मक कहलाएगा। यहां से आपको आगे जाना था और पीछे चले आए, तो ये ऋणात्मक कहलाएगा। और शून्य कब होगा, जब आप यहीं से चलना शुरू करें और फिर से यहीं आ जाए। यदि कोई एक सर्किल बना हो और कोई पिंड सर्किल पर गति कर रहा हो, इस वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा हो, तो एक चक्कर पूरा करने के बाद उसका जो विस्थापन होगा वो शून्य होगा। अगर वो यहां से चला होगा तो एक चक्कर बाद फिर यहीं आएगा, और स्टार्टिंग और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों उसके क्या होंगे, एक ही पॉइंट पे होंगे। और एक ही पॉइंट पे होने की वजह से इनके बीच का जो सबसे छोटा पाथ होगा वो शून्य हो जाएगा, वो रह ही नहीं जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, विस्थापन शून्य भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। कुछ सवालों से देखते हैं इसको। देखिए डिस्टेंस हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी किसके, डिस्प्लेसमेंट के। इस बात को आपको याद रखना है। यदि हम एक सवाल लें और आपसे पूछें कि एक व्यक्ति ऐसे ऐसे गया हुआ है, देखिए पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया और फिर यहाँ आया। ये ए बिंदु था, ये बी है, और ये 6, 8 और ये 6। यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए एक आदमी इस तरह से ऐसे ऐसे चलकर यहाँ बी पर पहुंचा है, तो इस वाले पूरे प्रक्रिया में दूरी, उसके द्वारा तय की गई दूरी और फिर उसका विस्थापन बताएं, तो आपका आंसर क्या होगा, दूरी तो पूरे रास्ते की लंबाई होगी। तो पहले वो 6 चला, फिर 6 चला, फिर 8 चला और फिर 6, तो दूरी आपकी हो जाएगी 6 + 8 + 6, 8 × 6 = 14, 6 = 20।
तो दूरी आपकी कितनी हो गई 20 मीटर। जबकि विस्थापन क्या होगा इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी यही कितनी है 8 मीटर। तो इसका आंसर कितना आएगा 8 मीटर, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए ऐसा कह देता है, पहले वो 6 चलता है फिर 8 चलता है, पहले 6 चलता है और फिर 8 चलता है। अब वो B स्थान पर है, A से चल करके कहां पहुंचा B स्थान पर। अगर अब पूछा जाए कि वो A से B, यानी कि अब जो B स्थान है वह अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, अगर ये पूछा जाए कि कितनी दूरी पर है तो आपको इन दोनों के बीच का गैप देखना है, वह कितनी दूरी चला। अगर ये पूछा जाए दूरी कितनी तय किया, दूरी कितनी तय किया, तो 8 और 6 14 मीटर। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि वह अब कितनी दूरी पर है, अगर ये पूछे कि वह कितनी दूरी पर है, तो कितनी दूरी पर है, तो आपका आंसर ये होगा, आपका आंसर ये, यानी इन दोनों के बीच का गैप। और इससे छोटा रास्ता आपका है नहीं, ये सबसे छोटा रास्ता है, इसका मतलब यही आपका क्या होगा विस्थापन, यही आपका क्या होगा विस्थापन। तो इसको पूछ रहा है। और अगर आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा तो 6 8 से यहां पे क्या मिल जाएगा कर्ण इसका 10। कैसे मिलता है, ये आपका यहां से 6 लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 + 64 बराबर 100, और ये होता है कर्ण के स्क्वायर के बराबर, तो k = कितना आ जाएगा 10। और इसको निकालने का हम एक आपको तरीका और भी बताते हैं कि जो दिशा और दूरी के चैप्टरों में आप क्षेत्रफल में या फिर जो आपके राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं समकोण त्रिभुज, उसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। या पाइथागोरस प्रमेय में समझें तो हम ट्रिपलेट नंबर कैसे जनरेट करते हैं, कैसे बनाते हैं, उसको हम समझेंगे। देखिए 6 8 10 ये क्या है, तो ये एक ट्रिपलेट नंबर है जिसको हिंदी में हम तिर्यक संख्याएं कहते हैं। तो इस बात को भी समझ लें तिर्यक संख्याएं क्या होती है। ट्रिपलेट नंबर ऐसी संख्याएं जैसे A B C, अगर आपके पास 3 नंबर है तो ये ट्रिपलेट कब होंगे, जब दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग, दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर, दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर हो जाए, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी ट्रिपलेट नंबर कहलाएंगी। और ऐसे ही हमने संपूर्ण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय त्रिकोणमिति में या फिर त्रिभुज में पढ़े होंगे। तो ये आपका लंब कहलाता है, ये आधार और ये कर्ण। तो हम पाइथागोरस प्रमेय में भी देखते हैं कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर हो, तो ये ट्रिपलेट नंबर भी तब भी कहलाएंगे। इसका मतलब अगर कोई एंगल, अगर कोई त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज होगा तो यहां पर ट्रिपलेट नंबर फॉलो होंगे। ये और ये पता हो तो ये पता हो सकता है। ट्रिपलेट नंबर जानने का निकालने का पहले हम तरीका देख लेते हैं, फिर सवालों में कैसे अप्लाई करके हम सवाल के आंसर बता सकते हैं या कहां कहां इसका उपयोग कर सकते हैं वो भी देखेंगे। देखें ट्रिपलेट नंबर, जैसे आपके पास 3 4 5, तो अगर हमें पता करना है कि ये ट्रिपलेट नंबर है कि नहीं है तो हम दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग करेंगे, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और चेक करेंगे ये 5 के स्क्वायर के बराबर है कि नहीं है। तो ये इसको आपको यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। तो ये हो गया 9, ये हो गया 16 और ये हो गया 25, तो दोनों आपस में बराबर है, 16 9 25, मतलब ये ट्रिपलेट नंबर है। तो आपसे अगर ये पूछा जाए 5 12 13 ट्रिपलेट नंबर है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे इसका स्क्वायर योग करेंगे। अगर इसके स्क्वायर के बराबर है तो वो ट्रिपलेट नंबर होगा, अगर नहीं है तो नहीं। लेकिन हम इसको कैसे निकाल सकते हैं या देख करके ही कैसे जान सकते हैं कि ट्रिपलेट नंबर है कि नहीं। देखें बात को समझें, इसका कोई मल्टीपल, यानी अगर हम इसको रेशियो निकाल रहे हो तो 3 4
5 का रेशियो आएगा। तो इसका जो मल्टीपल होगा वो सारे ही क्या होंगे, ट्रिपलेट होंगे। तो इसका हम 2 से 2 गुणा कर दिए, यानी इसका दुगुना कर दिए, तो ये भी दुगुना हो जाएगा और ये भी दुगुना हो जाएगा। तो इसके सारे रेशियो, और आपको पता है हमने बताया कि अगर रेशियो में समान संख्या से गुणा कर दिया जाए तो उसके रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि इसको हम 3 गुना करते तो ये 9 मिलता, और 4 को 3 गुना करते तो 12, 5 को 15। यदि इसको 4 गुना कर रहे होंगे तो 12, 4 चौको 16 और 4 पंजे 20। इस तरह से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, या ऐसा दिया हुआ हो तो आप समझेंगे वो 3, 4, 5 का ही रूप है। यदि इन दोनों के वर्गों का योग इसके योग के बराबर आएगा तो ये इनके सारे ही अनुपात समान है, सारे के ही बराबर आएंगे। जैसे आपने देख लिया 5, 12, 13, अगर ये ट्रिपलेट होंगे तो इसका अगला मल्टीपल जो आएगा वो भी ट्रिपलेट होगा। अब हम देखेंगे कि ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं या कैसे जानेंगे, या आपसे पूछ ले कि इसका ट्रिपलेट क्या होगा तो कैसे निकाला जा सकता है। तिर्यक संख्याएं, सबसे पहले देखें, अगर कोई संख्या विषम है, कोई संख्या विषम, जैसे हमने लिखा यहां पे 3, 4, 5, तो इसमें से 3 जो है वो विषम है, तो विषम संख्याओं का ट्रिपलेट, विषम संख्याओं का ट्रिपलेट, जैसे आपने 3, 4, 5 देखा है ना, 3, 4, 5 देखा, तो 3, 4, 5 तो आपका ट्रिपलेट है। अब हमें क्या देखना है कि कैसे निकालेंगे। जैसे सपोज करिए 3, तो आपको एक हम फार्मूला बता रहे हैं, m स्क्वायर माइनस 1/2 m स्क्वायर प्लस 1/2। इससे आपके सारे ट्रिपलेट आ जाएंगे। कौन से? ऑड होंगे या फिर विषम कहे जाएंगे। तो ऐसी संख्याएं जो विषम होंगी उनका ट्रिपलेट निकालने के लिए आप m स्क्वायर माइनस 1/2 m स्क्वायर प्लस 1/2। तो देखिए जैसे 3 का निकालना है तो सपोज करिए आप 3 यहां रखेंगे, 3 का निकालना है तो 3 आपका विषम संख्या है। 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 3 का 9 माइनस 1 8, 8/2 कितना हो गया? 4। 9 माइनस 1 और 9 प्लस 1 10, 10/2 कितना हो गया? 5। तो ये क्या निकला है? 3 का जो ट्रिपलेट होगा 3 4 5 होगा। किसका है? ये विषम का। अगर हम यही कहते हैं 3 के बजाय 5 का निकाला जाए, 3 के बजाय 5 का निकाला जाए, तो आप यहाँ यम का मान 5 रख रहे होंगे। 5 5 25 माइनस 1 24/2 कितना आ जाएगा? 12। और 5 5 25 प्लस 1 26, 26/2 कितना आ जाएगा? 13। तो 3 4 5 5 12 13। यदि आप 7 का निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? 7 तो आपका हो गया विषम। अब 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 48, 48/2 कितना हो गया? 24। और 49 1 50, 50/2 कितना हो गया? 25। तो 7 24 25 ये सब क्या होंगे? ट्रिपलेट। और इनके मल्टीपल, यदि मल्टीपल आप इसको दोगुना कर दे तो 14, और 24 का दोगुना कर दे 48, और 25 का कर दे 50, तो ये सारे भी क्या होंगे? ये सारे भी आपके ट्रिपलेट नंबर होंगे, क्योंकि इन्हीं के मल्टीपल हैं। हमने विषम देख लिया, अब हम क्या देखेंगे? सम संख्याओं के ट्रिपलेट। सम संख्याओं के ट्रिपलेट। सम संख्या में आपको कैसे निकालना है? सम संख्या में आपको इवन नंबर्स के ट्रिपलेट देखने हैं। जैसे हमने यहां पर अगर कहा कि 4 है और आपको 4 का या 6 का या 8 का किसी का निकालना है, तो अभी हम 4 का एग्जांपल लेके आपको बताते हैं कि करना क्या है। आपको पहले x/2 जो संख्या दी हुई है उसका /2 करना है। फिर जो आंसर आएगा x/2 से, यहां मान लिया n आ गया, x/2 से क्या आ गया? n। तो एक बार n स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, एक बार n स्क्वायर प्लस 1 करेंगे। पहले क्या करेंगे? हम संख्या को डिवाइड कर देंगे। x ना मान करके हम संख्याएं लिख देते हैं। जिस संख्या का ट्रिपलेट निकालना है उसका /2 करेंगे। क्यों /2? अब /2 हो भी जाएगा क्योंकि हम इवन संख्या का निकाल रहे हैं। तो जैसे हमने 4 ले लिया, तो 4 को /2 कर रहे होंगे, 4 को डिवाइड कर रहे होंगे 2 से, तो आपको क्या मिल रहा होगा? 2। तो 2 यही क्या हो गया? n। फिर कह रहा है कि 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 4 माइनस 1 क्या आ गया? 3। और 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5। तो आपको 4 मिल गया, 3 मिल गया, 5, यानी 4 का जो ट्रिपलेट मिला उसके साथ में 3 और 5 मिल गया। मान लीजिए 6 का निकालना है तो क्या करेंगे? 6 का निकालना है तो हमने कहा पहले इसको क्या करें? /2 करें। कितना आ जाएगा? 3। ये आपका n हो गया। फिर क्या कर देना है आपको? n स्क्वायर
-1 और एक बार n स्क्वायर प्लस 1। तो आपको 6 का निकालना था, 3 मिला, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 9, 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 त्रिका 9 और 1 10। इस तरह से 6, 8, 10 मिल जाएंगे। या मान लीजिए आपको 8 का निकालना है तो आप 8 को पहले डिवाइड बाई 2 करेंगे, कितना मिल जाएगा 4। अब इसका स्क्वायर माइनस 1, 4 चौको 16, तो 8, 16 माइनस 1 कितना मिल जाएगा 15, 4 चौको 16 और प्लस 1 कितना 17, तो 8, 15, 17। ये भी क्या होगा ट्रिपलेट नंबर होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए सपोज करिए कि एक ऐसा एग्जांपल है, ऐसा ये 3 है, ये 4 है, 8 है, ये 6 है। तो एक व्यक्ति यहां से चलना शुरू करता है P बिंदु से और Q पर पहुंच जाता है। P से चलना शुरू करता है और Q पर पहुंच जाता है। तो आप बताइए कि वह कितनी दूरी पर है, यानी P बिंदु से Q बिंदु के बीच अब कितनी दूरी है। तो इसके बीच का गैप हमें ज्ञात करना है। तो क्या करना होगा, आप देखो कि ये जो है ट्रिपलेट नंबर 3, 4, तो 3, 4 से ट्रिपलेट नंबर आपको क्या निकल के आएगा 5, और 8 और 6, 6 और 8, 8 और 6 से क्या निकल के आता है 10, क्योंकि इसी का दुगना है, इसी का दुगना है तो इसी का दुगना आ जाएगा। तो अगर ये पूछा जाता कि इसने कुल कितनी दूरी तय की, अगर आपसे सवाल में पूछा जाता कि ऐसे ऐसे वो बंदा चला और यहाँ Q पर पहुंचा तो उसने कितनी दूरी तय की, तो आपका आंसर होगा 3 + 4 + 8 + 6, 8 से 14, 4, 18, 3, 21, इतनी दूरी तय की। ठीक है, मात्र जो भी होगा इतना इकाई। अब अगर आपसे पूछता कि बताइए इसका विस्थापन अगर पूछता तो विस्थापन के लिए आपको ये दोनों बीच की सबसे शॉर्टेस्ट दूरी देखनी थी, जो कि कितनी आ गया, कितनी आ गई आपकी 5 + 10 यानी 15 इकाई। तो इस तरह से भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं।